किसान को 1700-1800 में धान बेचना पड़ रहा। तो हम लोग प्रश्न में लाए कि आप जो अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखे हैं, पैदावार ज्यादा तो लक्ष्य भी ज्यादा होना चाहिए, तो सरकार लक्ष्य को कम कर दिया और उस लक्ष्य को बढ़ाइए। और जो किसान पैदावार अच्छा हुआ है उसको वरदान में आप उसको कन्वर्ट करिए, अभिशाप में मत करिए। 1700-1800 में धान बेचना पड़ रहा, इसका कोई रास्ता निकालिए मंत्री जी। ठीक, माननीय सदस्य श्री सौरभ आपका। आप जो पहले प्रश्न किए उसका जवाब सुनिए। पूर्वी चंपारण जिले में 1 नवंबर 2025 से धान अधिप्राप्ति संचालित है। सरकार द्वारा साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 है और एक ग्रेड धान का है 2389 है। वस्तुस्थिति है कि पूर्वी चंपारण जिले में 1,35,099 मैट्रिक टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित है। एक आप सुन लीजिए, हाँ 40 तक है ना। अभी तक आपने कहा कि 40, सुन लीजिए, आज तक ये पोर्टल पर हमेशा बदलते रहता है, बढ़ते रहता है। तो आज तक करीब 90% किसानों से धान की अधिप्राप्ति हो चुकी है, ठीक है। और 90% भुगतान 90% भुगतान हो चुका है किसानों का और धान की अधिप्राप्ति हुई है। कुल 40,076 आवेदन किसानों की संख्या है, जिसमें 15,045 धान बिक्री करने वाले किसानों की संख्या है। और कुल धान अधिप्राप्ति का जो ये धान का मात्रा है 1,96,663 मैट्रिक टन है। तो नहीं, आपने लक्ष्य इस प्रश्न में लक्ष्य बढ़ाने का आपने नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद नहीं, उसके बाद भी जान लीजिए खाद्य आपूर्ति, मैडम खाद्य आपूर्ति अब अरे अब यार इधर सभापति महोदय आपकी जानकारी के लिए कि धान अधिप्राप्ति का जो तिथि था, माननीय सदस्य, धान अधिप्राप्ति का जो तिथि था 28 फरवरी तक था, अब यह बढ़कर के 31 मार्च तक हो गया है। हम लोग इस प्रयास में भी हैं कि लक्ष्य भी आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लक्ष्य भी बढ़ाया जाए। मेरा एक मोबाइल था जो वो गलती से तकिया के नीचे रखा गया, खो गया था महोदय, और वो जब मिल गया तो हमको बड़ा ही खुशी हुआ कि चलिए मेरा मोबाइल मिल गया। मंत्री जी उसी तरह की बात बोल रहे हैं। बताइए, एक तो लक्ष्य जो पिछले वर्ष का था 45 लाख टन, उससे इस बार कम है, आपका है 36,85,000 टन। और वो भी सर अगर समय बढ़ गया, फरवरी 28 से 31 मार्च हो गया, उसी में खुशी से ही समझिए हजूर हम क्या बोले। तो ये कोई इशू ही नहीं है महोदय। मेरा ये कहना है कि माननीय मंत्री आपका वाला मोबाइल उनको मिल गया। हाँ, मतलब नहीं, हम ही ले लिए सर, उसी में हमको खुशी महसूस होने लगा कि चलिए मेरा मोबाइल मिल गया। अरे भाई, आप सबसे कम 36,85,000 टन आपका लक्ष्य था, पिछले बार 45 लाख था। दूसरे प्रदेश का हम अभी चर्चा ही नहीं करेंगे जहां पर 150 लाख टन तक छोटे छोटे स्टेट का होता है महोदय। मेरा सीधा इनसे ये पूरक सवाल होगा महोदय कि आपने कहा है कि हम किसान को गनी बैग के मद में 25 रुपया देते हैं, मतलब 100 किलो के लिए 25 रुपया, 100 किलो के लिए मतलब 2.5 बोरा का 25 रुपया। हुजूर, पूरे भारत में कहीं भी मंत्री जी चल के हम उसको दुकान का नाम बता दें जहां पर 25 रुपया में 2.5 बोरा हमको गनी बैग मिल जाएगा महोदय। उसका एक्चुअल रेट होता है 40 रुपया, मतलब 100 रुपये से कम में तो संभव ही नहीं है सर इस भारत में कि इनको मिलेगा। ये 25 रुपया देके काफी खुश हो रहे हैं। इसके बाद मंत्री जी का क्या जवाब आया है महोदय? किसानों के निबंधन एवं धान अधिप्राप्ति हेतु पोस्टर लगाए हैं, बैनर लगाए हैं, समाचार पत्रों में भी दिए हैं, उसके माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आज यदि कोई किसान अपना निबंधन कराना चाहे कि मेरे पास 2000 मैट्रिक टन धान पड़ा हुआ है, तो मंत्री जी लेंगे कि नहीं, हम ये जानना चाहते हैं। मंत्री जी का ये जवाब है महोदय। तीसरा बात है महोदय कि जो अभी तक इन्होंने प्रिक्वायरमेंट किया है महोदय, इन्हीं का डेटा है आज सुबह का, इन्होंने 29,78,720 मैट्रिक टन इन्होंने धान खरीदा है। चावल कितना गिरा महोदय?
मात्र चावल गिरा है 5,60,889। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि पिछले वर्ष 15 फरवरी तक 10 लाख मीट्रिक टन से ऊपर आपका सीएमआर गिर चुका था। तो क्या हम इस सदन में आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं कि जहां पर एफआरके का आपका प्रॉब्लम चल रहा है, एफआरके की आपूर्ति नहीं हो रही है, कतिपय कारण है, सब लोग जानते हैं, हम इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहते हैं। तो महोदय, एफआरके का जब प्रॉब्लम आ रहा है, सीएमआर की आपूर्ति नहीं हो रही है, तो वैसे परिस्थिति में आप अपने लक्ष्य को बढ़ा करके और ज्यादा सीसी लिमिट पैक्सों को देकर आप धान खरीदने का इच्छा व्यक्त करते हैं क्या? बस यही जानना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इनका तो खैर लंबा चौड़ा भाषण होता है। मैंने एक शब्द में पहले ही कह दिया कि जो परेशानी थी उसी परेशानी को देखते हुए हम 31 मार्च तक किए और खाद्य आपूर्ति मैडम यहाँ बैठी हैं, दिल्ली गई हैं, वहाँ मंत्रालय हम लोग बात कर रहे हैं कि आगे भी इसको हम लोग लक्ष्य बढ़े, इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। ये कह रहे हैं तकिया तर मोबाइल गया तो मिल गया, तो इनका तो कथा कहानी तो कुछ अलग है, ठीक है। तो हम लोग तो काम करते हैं और हाँ, अब तकिया तर मोबाइल काहे रखते हैं? कहा गया कि तकिया तर मोबाइल रख के सोना नहीं चाहिए। अभी तकिया तर मोबाइल रख करके सोते हैं। अभी इसका भी एक मैं सभापति महोदय कहूंगा कि जरा इनका भी एक जांच करवा लिया जाए कि क्या कारण है कि तकिया तर मोबाइल रख के ही सोते हैं। तो इसलिए मैंने तो कही दिया है, मैं किसान की समस्या को देखते हुए मैंने कहा कि 31 मार्च तक बढ़ाए हैं। और जहां तक लक्ष्य की बात है, वो भी मैडम भी प्रयासरत है, हम लोग भी प्रयासरत है कि लक्ष्य बढ़ जाए, ठीक है। तो और इससे बड़ा बस हो गया जी। महोदय, इसमें जो 25 रुपया गनी बैग का मामला है, महोदय 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये जो 25 रुपया में जो गनी बैग का मामला है, ये तो मंत्री जी सदन को बतावें कि फलना जगह से आपको 25 रुपये में 2.5 बोरा मिल जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं महोदय, लक्ष्य बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? महोदय, आज भी पूरे बिहार में, महोदय 1 मिनट, आज भी पूरे बिहार में 1800 रुपये में हजूर धान मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1800 रुपये प्रति क्विंटल, बताइए मिल रहा है कि नहीं? आप ही बताइए। माननीय मंत्री सौरभ जी, इजाजत हो तो 1 मिनट समय लें। इजाजत की क्या जरूरत, जब खड़ा हो गए तो फिर तो बोल दीजिए। नहीं, आसन का आदेश होगा तभी मैं बोलूंगा। बोलिए। सावन में का महीना था, संजोग से वह आदमी सूरदास हो गया। तो जब बाद में जब उससे पूछा जाता था कैसा दिखाई दे रहा है, तो हरिहर दिखाई दे रहा है, तो हरिहर दिखाई दे रहा है। एक तरफ सदन में कहते हैं किसान बदहाल हैं, किसान का उपज नहीं हो रहा है, और एक तरफ कहते हैं कि धान का जो है रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, खरीदारी नहीं हुई। अरे सरकार किसानों के हितैषी है और आप लोग विकास के विरोधी हैं, और विकास आपको पछता नहीं है इस चीज को। जो है 384 एक मिनट, जो उन्होंने कहा 25 रुपये बोरा, इनको पता होना चाहिए कि किसान जो है उसी बोरा का डबल ट्रिपल यूज करते हैं, और उस बोरा का लागत 10 रुपया से 12 रुपया पड़ता है। एक बोरा उपयोग किए, इन लोग के राज में एक बार में 2 बार, 2 बार में 3 बार करते थे, ठीक है। और यही है, और एक बोरा का उपयोग कि मंत्री परिषद में भी लोग ऐसे हैं जो 10 रुपये बोरा, बताइए हजूर, पूरे दुनिया में कोई रेट है? 40 रुपया बोरा न्यूनतम रेट है महोदय गनी बैग का। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि 10 रुपया में है। अरे भाई, कोई बात बोलने के पहले समझिए। जैसे वो बोल रहे हैं कि हम कभी बोले कि पैदावार कभी कम हुआ, कभी नहीं बोले। और हरदम बोले कि पैदावार ज्यादा हुआ है, पैदावार ज्यादा हुआ है। आगे बढ़ गया सौरभ कुमार जी। जनता के समस्या हल करने के लिए यहाँ लोग आते हैं कि किस लिए आते हैं? अभी सबसे बड़ी समस्या है बिहार में कि सर एफआर के बिना सीआरएम नहीं कट रहा है। बात
यहाँ पर है, इस बात को कोई उठा ही नहीं है। धान आवंटन लक्ष्य कम हो गया, लक्ष्य बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो तो भविष्य में है, लेकिन मेन है कि अभी एफआरके का जो समस्या है पूरे बिहार में, इसके पहले एफआरके नहीं, आप वाले देखिए पैसे ना, आगे देते थे बढ़िए ना। मिलर को। एक मिनट थोड़ी आप आगे नहीं, अब कुछ नहीं, उस पर कुछ नहीं होगा। सभापति आगे बढ़िए। महोदय, सभापति महोदय, सभापति आगे बढ़िए कि महोदय, हम आगे बढ़े। सर हाँ महोदय महोदय महोदय, ये प्रश्न वही किया गया था अपार्टमेंट अधिनियम को लेके। अपार्टमेंट बन जा रहे हैं, हो क्या रहा है कि किसी को 8 फ्लैट रहता है, 10 फ्लैट रहता है, या भूमि किसी की रहती है तो उसका नंबर सब फ्लैट ज्यादा रहता है। तो जब विभाग से किसी तरह का कोई भी शिकायत किया जाता है तो विभाग उसको अपने न्यायालय में डाल देती है। होता क्या है कि किसी भी चीज का निष्पादन नहीं हो पाता है। तो मंत्री महोदय जी से ये कहना है कि जो भी शिकायत जा रहा है तो उसको आप शिकायत जाने से आप न्यायालय में डाल दे रहे हैं, तारीख आ नहीं रही है और वो जो शिकायत है वहीं की वहीं पड़ी रह जा रही है। तो ये अपार्टमेंट में कोई जो भी कानून या अधिनियम में कोई शिकायत आ रहा है तो आप कमेटी भेज के जांच करा लीजिए, इसी के लिए प्रश्न किया गया। सभापति महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है, तो इन्होंने कहा कि डेट आता नहीं है, डेट तय हो जाता है महोदय। इनको जानकारी भी है कि पटना नगर निगम के न्यायालय में ये मामला संधारित है नगर आयुक्त के जिम्मे, और महोदय 14/3/26 को निर्धारित है महोदय, सुनवाई होगी और इनको अलग से कुछ विशेष बताना है, कोई प्रॉब्लम है वो डिटेल में देंगे। हम उस विभाग को अपने प्रधान सचिव के साथ बैठ के समीक्षा भी कर लेंगे महोदय। एक चीज बताते हैं, इसमें मेरा भी अनुभव है। फ्लैट में जब आप फ्लैट हैंडओवर होता है तो उसमें एक कमेटी बना दी जाती है, और ये कमेटी कहीं भी रजिस्टर्ड हम लोग कराते थे, अभी रजिस्टर्ड नहीं हो रही है, इसलिए कोई चीज़ हो नहीं रहा है। इसलिए उसमें फ्लैट जब किसी को हैंड ओवर किया जाए तो उसको एक समिति बना दिया है संचालन के लिए कि बढ़िया से समिति उचल सके, लेकिन रजिस्टर्ड संस्था होनी चाहिए, तब उसकी मान्यता है। तो इसको आप संज्ञान में लेकर के हमारी जो सभापति महोदय, आपने पुरानी बातों को ताजा किया महोदय। आप ही के नेतृत्व में मैं भी साइट इंचार्ज थे, हाँ, और आप हमारे डायरेक्टर थे महोदय, अभी और हम लोग अपार्टमेंट में काम करते थे महोदय उस समय। हाँ, और महोदय आपने सच कहा, अब आपने सच कहा महोदय कि अपार्टमेंट के अंदर कमेटी गठित करने का प्रावधान और निर्देश भी है, और वो कमेटी पूरी तरह से फंक्शन करे, उसको विधिवत उसका सब बना हुआ है, उसको हम एक बार दिखवा भी लेंगे महोदय, और इसको गंभीरता के साथ फिर से एक बार इसको लागू भी कराएंगे महोदय। ऐसे आपका जो सुझाव आएगा तो वो भी हमारा अनुभव हमको काम आएगा महोदय। इसमें जाता है जो जब ये बात जाता है उसको बाद में बदल देते हैं, केस में बदल देते हैं, तो बहुत दिन तक चलता है ये, और रजिस्टर्ड संस्था रहेगी तो वही पर सॉल्व हो जाएगा। जांच हो जाए, जो शिकायत आती ठीक है है, हो जांच गया, हो हो जाए, गया, हो बस गया। यही। माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार। सभापति महोदय, जवाब आ गया है। हम माननीय मंत्री जी से केवल एक अनुरोध कर रहे हैं, बाकी आप स्वीकारात्मक कह रहे हैं, गृह विभाग से जुड़ा हुआ, लेकिन जनहित याचिका CWJC संख्या 2290, इसी का दुरुपयोग हो रहा है सभापति महोदय। 1990 अरुण मुखर्जी बनाम सरकार में दिनांक 16/10/1998 को पारित आदेश में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने में स्थानीय पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया है। उसके नीचे लिखा हुआ सभापति महोदय कि राजस्व संबंधी प्रावधानों के होते हुए IPC CRPC, हालांकि अब क्रिमिनल मेजर एक्ट हो गया वो सभापति महोदय, के प्रावधानों के तहत यथा आवश्यक नियमानुकूल कार्रवाई हेतु पुलिस सक्षम है। अब यही परेशानी है सभापति महोदय, सुओ मोटो उसको अधिकार नहीं है, सक्षम जो आदेश जारी होगा उसके अनुपालन में उनकी भूमिका है, लेकिन इसी का बहाना बना करके आम नागरिक परेशान होते हैं सभापति महोदय। मेरा जब गृह विभाग लगातार इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि पुलिस को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है जमीन के संबंध में, कोई दखल कब्जा दिलाना इनका दायित्व तो नहीं है, तो ये जो अरुण मुखर्जी बनाम सरकार का जो ऑर्डर है सभापति महोदय, और जिसके आलोक में
सीआरपीसी, आईपीसी, क्रिमिनल मेजर एक्ट्स के प्रावधान के तहत नियमानुकूल कार्रवाई हेतु पुलिस सक्षम है। तो फिर तो बात वहीं आकर के खड़ी हो जाती है सभापति महोदय। इसलिए मेरा अनुरोध होगा, माननीय उप मुख्यमंत्री जी इस दिशा में बहुत लगातार प्रयासरत है, काम कर रहे हैं। 42% हमारे यहाँ हत्या केवल जमीन विवाद के चलते हो रहा है, जबकि 72% था पहले। वह घट कर करके जो राजस्व विभाग ने जो काम किया उसका नतीजा निकल करके आया है। हम अनुरोध करेंगे कि गृह विभाग और भू राजस्व विभाग दोनों समन्वित रूप से इस पर कोई कार्यनीति बनाए, जिससे कि आम नागरिकों को परेशानी न हो। ठीक। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिए महोदय, ठीक है, मैं इसे उनको बता दूं कि पुलिस का भूमि विवाद में हस्तक्षेप को जो उद्देश्य है महोदय, वो लॉ एंड ऑर्डर तक सिमटा है महोदय, जो माननीय सदस्य ने भी कहा। और मामले गृह विभाग की सहमति से ये है मामला, डीजीपी महोदय ने भी इस पर स्पष्ट किया है महोदय। पुलिस का कार्य बाउंड्री वाल बनाने का, दखल कब्जा दिलाने का नहीं है महोदय। हमारे राजस्व न्यायालय या पदाधिकारी महोदय जब उनसे सहयोग मांगेंगे तब वो जाएंगे महोदय, और पुलिस बिना सीओ डीसीएलआर को अवगत कराए निजी रैयतों के विवाद में भी हस्तक्षेप न करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है महोदय। उससे विवाद बढ़ता है और कहीं न कहीं पुलिस को लठैत के रूप में लोग खड़ा कर लेता है, इसका गलत संदेश भी जाता है महोदय। और यह विधानमंडल से पारित बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009, बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 दोनों के अनुरूप राजस्व पदाधिकारी के अनुरोध से ही पुलिस निजी भूमि विवाद स्थल पर जाने का प्रावधान है महोदय। अतिक्रमण की बात रह गई महोदय, तो मैंने पहले भी कहा है महोदय कि न राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा कोई पत्र निर्गत किया गया, न नगर विकास के द्वारा कोई पत्र निर्गत किया गया कि अतिक्रमण हटाएं। माननीय न्यायालय के पूर्व का जो आदेश है महोदय, उसके हिसाब से जिलाधिकारी अतिक्रमण हटाने में जिस विभाग के पदाधिकारी या पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एसडीओ के माध्यम से, अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से महोदय उपयोग करते हैं, तो इस तरह के विवाद में जिम्मेवारी भी वो तय करने के लिए सक्षम प्राधिकार है। ठीक। माननीय सदस्य श्री कुमार नागेंद्र। पूछता हूं महोदय, उत्तर भी आया है महोदय, लेकिन ऐसा उत्तर उम्मीद नहीं था, उत्तर सदन में इस तरह का उत्तर आए महोदय। हमने दो प्रश्न, मेरा मूल था कि बड़ावर दक्षिण बिहार का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है महोदय, और उसके साथ साथ पर्यटन का भी बहुत ज्यादा संभावना है वहां महोदय। हम विभाग से पूछे थे, पर्यटन विभाग से, ये खाना पूर्ति हो गया महोदय। इन्होंने बताया कि 2014-15 में हम एक गेस्ट हाउस बनाए और 2014-15 में ही 23 करोड़ रुपया रोपवे के लिए हमने स्वीकृत कर दिया, और 14 साल हो गया महोदय, अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक गेस्ट हाउस बन गया। हम माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछे थे कि वहां पर जो मूलभूत सुविधा की जो कमी है, एक धार्मिक स्थल है महोदय, हर साल सावन में कुछ वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले जो बड़ी घटना घट गई थी, तो सबके संज्ञान में है। वहां पर महोदय न शौचालय की व्यवस्था है, न महोदय पानी पीने की व्यवस्था है, और सीढ़ी भी नहीं है महोदय, जिसके चलते भगदड़ होता है, लाखों की भीड़ आती है महोदय। हम यही सब लगातार पूछ रहे हैं, और उत्तर आ जा रहा है महोदय कि 2014-15 में हम एक गेस्ट हाउस बना दिए और हम रोपवे बना रहे हैं। रोपवे कब तक बनाइएगा महोदय? ये तो 2014-15 में आप स्वीकृत कर दिया और 14 साल हो गया महोदय, है कि नहीं? ठीक है, बता रहे हैं मंत्री जी। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो 2 बिंदुओं पर आधारित है महोदय। ये जहानाबाद जिले के बड़ावर पहाड़ी के बारे में इनका कहना है कि ये पर्यटक स्थल अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हमने कहा है कि स्वीकारात्मक है महोदय। दूसरा इनका है कि ये वहाँ मूलभूत सुविधा पर्यटकों के लिए, तो क्या सुविधा है उसका हमने वर्णन कर दिया है उत्तर में महोदय, जिसके बारे में उन्होंने कुछ अंश कहा भी है।
और वहाँ रोपवे निर्माण का कार्य बिहार राज्य पुल निगम को दिया गया है महोदय, पर्यटन विभाग की ओर से। इनका कहना है कि उसमें विलंब हो रहा है। हमने उत्तर भी दिया है महोदय कि रोपवे निर्माण का कार्य प्रगति पर है, तो उसमें विलंब क्यों है उसकी हम समीक्षा कर लेंगे महोदय, और उसका शीघ्र कैसे निर्माण हो इस दिशा में हम कार्रवाई करेंगे। एक अंश इनका और है प्रश्न में महोदय, कॉरिडोर से संबंधित। तो कॉरिडोर के संबंध में वहाँ कोई कॉरिडोर नहीं हो पाएगा, इसलिए कि कॉरिडोर के लिए, कॉरिडोर का अर्थ है एक सुनियोजित मार्ग या क्षेत्र जो प्रमुख ऐतिहासिक, धार्मिक या पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ता है, जिसके फलस्वरूप पर्यटक सुगमता पूर्वक कम समय में विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण करते हैं। जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है या बिहार में राजगीर कॉरिडोर है। तो कॉरिडोर जैसा वहाँ कोई विषय नहीं है महोदय, इसलिए मैंने जो मूलभूत सुविधा है वो 14-15 में बना है, उसमें अगर कहीं इनको कम लगता है तो अलग से प्रश्न ले आए, उस पर भी हम विचार करेंगे महोदय। महोदय, हम सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं और सरकार का जो मंशा है, जो सोच है, हम वो जानना चाहते हैं। आपको बताना चाहेंगे मंत्री महोदय, गया और ये जहानाबाद बराबर जो है ना, शिव का बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, सब भगवान शिव का, और विष्णु पद बगल में है। कॉरिडोर का संदर्भ मेरा था, बोधगया इंटरनेशनल जगह है, लोग पर्यटक आएंगे, बोधगया में भी आएंगे, और जब विष्णु पद में जब हम प्रतिपक्ष में आते हैं और यहाँ से मात्र 20-25 किलोमीटर पे ये बराबर है महोदय। तो यहाँ अगर कॉरिडोर बन जाता है तो जो पर्यटक आते हैं बाहर से, तो कम से कम वो दिन भर रहते हैं तो यहाँ भी जाएंगे, और पर्यटन के क्षेत्र में जो बहुत संभावनाएं हैं। तो ये सब आपके लिए मेरा प्रश्न सिर्फ ये उत्तर जानने के लिए नहीं था, हम आपका जो सोच है, आपकी जो दृष्टि है, आपका जो विजन है, मैं उस ओर आपको ले जाना चाहता था कि क्या कॉरिडोर और आप चाहेंगे तो तुरंत हो जाएगा महोदय। बहुत ज्यादा इसमें आर्थिक ये की जरूरत नहीं। बगल में आपको पता होना चाहिए कि भारतमाला बगल से गुजर रहा है महोदय। मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर अगर आप अप्रोच बढ़िया बना देंगे तो कॉरिडोर का निर्माण हो जाएगा महोदय। बस यही तो मांग रहे थे, और लाखों श्रद्धालु आते हैं महोदय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे मग नहीं भाषण नहीं, इसके लिए लगातार बोल रहे हैं महोदय, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा, तो हम करें तो क्या करें। ये प्रश्न है, इसका जवाब आ गया है। ये जवाब होगा महोदय। बताइए, आपका भी क्षेत्र है महोदय, आप खुद देखे होंगे वहां कुछ नहीं है। आप महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं हो महोदय, लाखों का, मैंने बताने की जरूरत नहीं है। उधर बाबा धाम, उधर काशी विश्वनाथ, बीच में बराबर पहाड़, यहाँ शिव का बहुत बड़ा सावन के ये दिन में लगातार लाखों लोग आते हैं महोदय, और ये व्यवस्था रहेगी महोदय। एकदम प्रायोरिटी पे लीजिए महोदय। डॉक्टर साहब को कुछ बोलने। सभापति महोदय, जो इतना विलंब हो रहा है, कम से कम 10 साल हो गया, 10 साल में आपका रोपवे नहीं बन पाया। माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि ये राज्य पुल निगम को दिया गया, अब पुल निगम को गया है तो पुल निगम और कितना टाइम लेगा, इसका कुछ बताया जा सकता है या नहीं बताया जा सकता है? हो गया महोदय, मैंने बताया है कि मैं इसकी समीक्षा कर लूंगा जब ये विषय मेरे समक्ष आया है महोदय। विलंब क्या हो गया, प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। पर्यटन विभाग ने पुल निगम को दिया है, उसमें क्यों विलंब हो रहा है, उनके साथ बैठकर हम समीक्षा कर लेंगे महोदय। मंत्री जी, हेलो माननीय मंत्री जी, ऐसा है कि ऐसी चीजें जो हैं आपके नजर में आता है तभी आप उसका जवाब देते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि ऐसी जितनी भी प्रोजेक्ट हैं, जितनी योजनाएं हैं, उसका आप समीक्षा करिए और देखिए कितना विलंब हो रहा है। ये तो बात सही नहीं न है कि 10-11 साल हो गया और अभी तक ऐसा ही चलता रहा है, तो और चलता रहेगा। क्या कुछ कहना है आपको? जी, मेरा क्वेश्चन है सर, नहीं आया है, हाँ? चला गया, तो थोड़ा वो जवाब दे देते। समाप्त हो गया सर, थोड़ा 2 मिनट, हमारा क्वेश्चन कितना आया है, एक भी नहीं आया है अभी तक। नहीं आया तो आएगा जब सर, थोड़ा जवाब ही चाहिए बस। सभी लोग ले लेते सभापति हैं तो महोदय, आएगा। मेरे ठीक है, अब तो समाप्त हो गया है, समय समाप्त हो गया। श्री रविंद्र प्रसाद सिंह, शून्यकाल। माननीय सभापति महोदय,
सोन कमान के खगौल नहर प्रमंडल अंतर्गत सकरैचा दरियापुर बितरनी पर अतिक्रमण होने के कारण पानी का बहाव रुक गया है, जिससे फुलवाड़ी प्रखंड के कुर्थौल पंचायत के इतवारपुर, यादवचक, लालूपथ, कुर्थौल, ब्रह्मस्थानी, चिलबिल्ली पंचायत के नथुपुर, कुसुमपुर कॉलोनी, चाणक्या कॉलोनी, सीरापर तथा परसा पंचायत के खपरेलचक, रहीमपुर, पुरानी परसा बाजार सहित दर्जनों ग्राम पूरी तरह से जलमग्न है, जिसके कारण आम जनजीवन प्रभावित है। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से उपयुक्त वर्णित विषय पर सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। श्रीमती निवेदिता सिंह। माननीय सभापति महोदय, दूरभाष एवं स्थानीय नागरिकों की सूचना के अनुसार सासाराम नगर क्षेत्र में वर्तमान में ई रिक्शा एवं ऑटो का संचालन बिना समुचित नियम, कानून एवं निर्धारित रूट से के बिना किया जा रहा है। इन वाहनों की संख्या, उसका रूट, स्टॉपेज एवं पार्किंग स्थान निर्धारित नहीं होने के कारण यातायात व्यवस्था की पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गई है। कई चालकों के अवैध रूप से कहीं भी वाहन खड़ा कर सवारी बैठाने उतारने की, जिससे लगातार जाम की दुर्घटनाओं की स्थिति बनी रहती है। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से उपयुक्त वर्णित विषय पर सरकार के सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूं। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर। महोदय, माननीय सभापति महोदय, दिनांक 25/2/2026 को दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र के अनुसार पटना शहर स्थित कमला नेहरू नगर निवासी श्री भोला कुमार की पत्नी ने पीएमसीएच पटना में दिनांक 23/2/2026 की सुबह 8:05 में एक बच्चे को जन्म दिया। अपराह्न 1 बजे उनके पति के कुछ जरूरी काम से निकलने के पश्चात जैसे ही प्रसूता को नींद आई तो पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के मुन्ना चौक की जैकी कुमारी महिला चोर बच्चों को उठाकर ले गई, जिससे पीएमसीएच में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस और उनके परिजनों दोनों ने मिलकर धर दबोच लिया तथा बच्चे को माता पिता को सौंप दिया गया। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से उपर्युक्त वर्णित स्थिति में बच्चा चोरी होने से बचाव एवं सुरक्षा कर्मियों को सजग रखने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूँ। ठीक है, माननीय डॉक्टर सुनील कुमार जी। सभापति महोदय, सोनपुर, दिघवारा, परसा के अतिरिक्त अन्य कई प्रखंडों के हजारों किसान नीलगाय के आतंक से पूरी तरह त्रस्त हो गए हैं। उपरोक्त प्रखंडों के किसानों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। हरदिया चौर में पैन और स्लुइस गेट के सामने कई वर्षों से गाद की सफाई नहीं होने के कारण ससमय जल निकासी नहीं हो पाती है, जिसके फलस्वरूप हजारों हेक्टेयर भूमि पर खेती नहीं हो पाया और जिस भूमि पर विलंब से खेती की बुआई हुई भी उक्त फसल को नीलगाय के समूह द्वारा नष्ट कर दिया जा रहा है। नीलगाय के आतंक से हजारों किसान बुरी तरह प्रभावित हैं। इसके अतिरिक्त नीलगाय के सड़क क्रॉस करने के दौरान आए दिनों कई दुर्घटनाएं हो जा रही है, जिससे कई लोगों की मौत होने की भी खबर आती है। अतः मैं उपयुक्त जनहित विषय पर सदन में सोनपुर, दिघवारा, परसा के अतिरिक्त अन्य समीपवर्ती प्रखंडों के गरीब किसानों के फसल को सुरक्षित करने के लिए नीलगाय, घोरपरास एवं जंगली सुअर के आतंक से मुक्ति हेतु सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। महोदय, वहां की स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि 2 साल पहले भी ये मामला सदन में आया था महोदय। उस समय भी सरकार का आश्वासन मिला कि वो उसका कैसे कम से कम उसको किया जा सके, कैसे उससे उन्मूलन किया जा सके, इसके लिए सरकार योजना बना रही है। लेकिन उल्टी परिस्थिति यह है महोदय कि पूरा नीलगाय का जिस तरह से प्रजनन हो रहा है पूरे चारों क्षेत्र में फैल गया है महोदय, और फसल को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। सरकार ने संज्ञान लिया और ये पूरे बिहार में समस्या है महोदय, पूरे बिहार में। उधर और जिस क्षेत्र में उन्मूलन की बात होता है वहां से भाग करके मेरे क्षेत्र में आ जाता है। माननीय सभापति महोदय, मधुबनी जिला अंतर्गत पंडौल थाना के ग्राम पोस्ट सलेमपुर में
SH52 सलेमपुर से दिघौन बढ़ी रोड तक मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत सड़क का निर्माण हो रहा है। निर्माण एजेंसी ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल मधुबनी है और संवेदक जीसू कंस्ट्रक्शन बघी पश्चिमी चंपारण है। ज्ञातव्य हो कि मोहम्मद हारून पिता स्वर्गीय अहमद हुसैन ग्राम पोस्ट सलेमपुर वक्फ एस्टेट संख्या 1619 के मुतवल्ली हैं। उनका कहना है कि प्रसंगाधीन सड़क के पश्चिमी तरफ ईदगाह है जो नया और पुराना दोनों नक्शा में दर्शाया गया है। ईदगाह के उत्तर और दक्षिण में पूर्व से ही सड़कें हैं, परंतु सामने और पीछे ईदगाह की जमीन है जो नक्शा में दर्शाया हुआ है। ग्रामीण चाहते हैं कि ईदगाह कैंपस के पूरब से सड़क का निर्माण हो, लेकिन संवेदक द्वारा बिना मापी और बिना वक्फ एस्टेट की सहमति लिए सड़क निर्माण शुरू कर दिया गया है। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से उपयुक्त वर्णित विषय पर सरकार से कागजी सबूत और अभिलेख के आधार पर सड़क का निर्माण कराने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ। हाँ, लेंगे। अब सचिव महोदय, बिहार विधान परिषद की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 157 के अनुसरण में मैं बिहार विधानसभा द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2026 की बैठक में यथापारित बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2026, बिहार कर्मचारी चयन आयोग संशोधन विधेयक 2026, बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 एवं बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूँ। इन विधेयकों पर संशोधन 1:45 बजे अपराह्न तक लिए जाएंगे। और दूसरा, प्रभारी मंत्री वित्तीय वर्ष 2026-27 के परिणाम बजट। मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के जेंडर बजट, बाल कल्याण बजट, हिंदी एवं अंग्रेजी परिणाम बजट, हरित बजट तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 की उपलब्धि प्रतिवेदन पुस्तिका की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। अब प्रभारी मंत्री नगर विकास। सभापति महोदय, मैं नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। ठीक, प्रतिवेदनों को सब अपने मेज से ले लेंगे उसका कॉपी। अब ध्यानाकर्षण 11 है, 11 दिलीप कुमार सिंह, इसको पढ़ा हुआ माना जाए? नहीं है, ठीक। के बाद तो 7 नंबर से, हाँ 13 नंबर पर बोलिए। हाँ उत्तर नहीं है। हाँ 13 नंबर दिए, ठीक है, बोलिए। पढ़ा हुआ है महोदय। हाँ पढ़ा हुआ। इसमें इन्होंने एक उम्मीदवार के उनको वेटेज जो नहीं दिया गया था अनुभव का, उसके बारे में एमबीआई के नियुक्ति में बीपीएससी के द्वारा उसी के बारे में प्रश्न था। तो वो उनको वेटेज इसलिए नहीं दिया गया था कि जो विज्ञापन निकला था उसमें वेटेज देने का ग्राउंड था कि उनको जो मोटर व्हीकल एक्ट है और कोई भी मोटर से रिलेटेड कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उन्होंने जो अपना प्रमाण पत्र दिया था और उनका जो अनुभव था वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन से रिलेटेड उनका अनुभव था, इसीलिए नहीं दिया गया। क्योंकि एमबीआई में तो मोटर रिलेटेड होता है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी में काम करने या उससे रिलेटेड ऑटोमोबाइल से रिलेटेड किसी चीज़ में से जुड़े रहने पर वेटेज देने का प्रावधान था।
इन्होंने काम किया था, लेकिन वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जेनरेशन कंपनी में काम किया था, इसलिए ऑटोमोबाइल वाला एक्सपीरियंस जो एमवीआई को दे था वो इनको नहीं दिया। मैं भी इस ध्यानाकर्षण में हूँ। हाँ तो बोलिए। इस पर मेरा कहना है 11 नंबर कॉलम जो दिया था इन्होंने अनुभव का, उसमें लिखा है कि दिनांक 13/2/2013 से दिनांक 29/10/2018 एवं दिनांक 28/4/2023 से वर्तमान तक कार्मिक द्वारा परिवहन विभाग में पदस्थापना के दौरान पेट्रोल एवं डीजल चलित हल्के मोटर वाहन तथा भारी मालवाहकों वाहनों के मरम्मत, ओवरहालिंग एवं निरीक्षण का कार्य किया गया। क्या ये मान्य नहीं हो सकता है? क्योंकि परिवहन विभाग में उन्होंने काम किया है, एनएचडीसी के परिवहन विभाग में उन्होंने काम किया है, इससे इस लड़के का भविष्य बन सकता है। तो इस पर इसी विभाग में काम करने और फैक्ट्री एक्ट के तहत रजिस्टर्ड ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करने में दोनों में फर्क होता है ना, कि विभाग में तो काम कई तरह के होते हैं। सवाल है जिनको सरकार एमवीआई के पद पर नियुक्त करती है उनको मोटर वाहन से संबंधित जानकारी आवश्यक मानी गई है, और किसी परिवहन कंपनी में काम करने से तो वो अधिमानता नहीं दी जा सकती। ठीक है। माननीय सदस्य श्री अफाक अहमद 7 नंबर। अफाक साहब पढ़ा हुआ मान लिया जाए। हम ठीक है, लेकिन पढ़ा हुआ मान लिया जाए। उत्तर नहीं है। हाँ उत्तर दे रहा है माननीय मंत्री। सभापति महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि अटल पथ आर ब्लॉक से दिग्घा परियोजना का निर्माण कार्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मॉर्थ के द्वारा किया गया है एवं इंडियन रोड कांग्रेस आईआरसी के मानक के अनुरूप किलोमीटर 00 से किलोमीटर 7.200 तक सड़क निर्माण कार्य के 2 चरणों में पूर्ण किया जा चुका है एवं पथ की गुणवत्ता निर्धारित दिशा निर्देशों एवं मापदंड के अनुरूप है। संवेदक द्वारा इकरारनामा के अनुरूप अनुसर्बन अवधि में पथ का रखरखाव एवं आवश्यक मरम्मती कार्य हेतु नियमित रूप से किया जा रहा है। इस पथ पर दुर्घटना से बचाव एवं यातायात के सुगम परिचालन हेतु अंडरपास, फुटओवर ब्रिज, स्पीड ब्रेकर, सर्विस लेन में जाने हेतु साइन बोर्ड आदि का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त संवेदक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अटल पथ के सर्विस रोड में किसी भी प्रकार के गड्ढे होने या मेनहोल चेंबर उखड़ने की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई की जाती है ताकि पथ की राइडिंग क्वालिटी अच्छी बनी रहे एवं यातायात निर्बाध एवं सुरक्षित रूप से संचालित हो सके। वर्तमान में पथ की स्थिति अच्छी है। अटल पथ से महोदय, माननीय मंत्री जी हैं, ये आर ब्लॉक चौराहा के पास जो एक सर्विस लेन है जो हम लोग टर्न लेते हैं एमएलसी क्वार्टर, वहाँ एक जो ये होटल है उस होटल ने अपनी निजी पार्किंग बना दी है और निजी पार्किंग के साथ साथ अपना ट्रांसफार्मर भी लगा के रखा कई साल से। वहाँ एक भारत सरकार का कार्यालय चलता है मंत्री जी, उस कार्यालय की सारी गाड़ी सर्विस लेन में लगी रहती है और हम लोग को इतनी तकलीफ होती है यू टर्न लेने में या आने में भी। तो हम चाहेंगे कि एक बार आप इसको ट्रांसफार्मर भी लगा दिए हैं, पार्किंग भी कर दिए हैं और वो सर्विस लेन पे अपना फुटपाथ भी बना दिए हैं, तो इसको थोड़ा दिखा लीजिए सारे माननीय जी। माननीय ये मामला है, पहले भी सदन में आया था महोदय। ये बड़ा ही मतलब समझिए कि सेंसिटिव इलाका है, वो हरदम भीड़ रहता है और पूरा रोड ब्लॉक किए रहता है। एक तो जो भी पार्किंग का गाड़ी है वो भी ब्लॉक रहता है और जो रास्ता है जाने वाला उसमें वो ट्रांसफर बैठा दिया, ट्रांसफार्मर ही बैठा दिया है दूर, और वहां पे सारा गाड़ी भी पार्किंग होता है, मतलब जाने का कोई व्यवस्था नहीं है एमएलसी फ्लैट में। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है, पथ निर्माण जो अपना सर्विस रोड बनाया है, अगर पथ निर्माण के जमीन पर वो ट्रांसफार्मर लगा होगा तो उसको निश्चित रूप से हम जो है तुरंत उस पर कार्रवाई करके उसको हटवाएंगे, और अगर उस पर गाड़ियां जो लगी रहती हैं इसके लिए भी जो है जिला प्रशासन को तुरंत जो है निर्देश दिया जाएगा। मंत्री जी, अध्यक्ष
नेशनल हाउस आने में बहुत सहूलियत होगी। वो जो रोड सर्पेंटाइन रोड से जो हाईकोर्ट के बगल से रास्ता है और उसको इधर कहीं पर एमडी से बात किए थे, उन्होंने सुझाव दिया था कि इसका अंदर पास का प्रस्ताव है, उसको यदि अंदर पास कर दिया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा विधायक लोग के लिए भी और विधान परिषद सदस्य। आफाक साहब कुछ बोलना चाहते हैं? मेरा मंत्री जी चले मंत्री तो उठ के चल दिए, तो इतना तेजी में चले गए आप। कोई आदेश हो सर, बोला जाए। देखने जा रहे थे क्या? आज ही ले हुजूर का कोई आदेश हो तो हम जवाब देंगे। इनको जाना है कहीं, मेरा जाने दीजिए। इसका इसी मेरे ध्यानाकर्षण पर इंद्रपुरी के जो अप्रोच रोड है 10 नंबर, वहां पर आप जांच करवा लीजिए। अभी भी वहां पर हालत बहुत बुरी है और निश्चित रूप से हम जांच करवा लेंगे, उसका इंतजाम करेंगे। हाँ, माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, नीरज कुमार जी का है। पढ़ा हुआ माना जाए, जवाब इसका पढ़ा हुआ तो माना ही गया, जवाब इसका नहीं है। हम लोग आज मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी कर रहे थे, आप भी थे वहाँ इस पर। जी हाँ, जब पढ़ा हुआ मान लिए हैं, हाँ, तो ये भी हम सदन को कहते हैं मान लेने के लिए कि इन्होंने उसमें जो बातें कही हैं वो निश्चित रूप से विचारणीय है। अभी लेकिन कोई उसके संबंध में कोई सरकार के यहाँ विधिवत प्रस्ताव नहीं है, लेकिन जो पद्म अवार्डी होते हैं उसमें कोई बिल्कुल गरीब है, उनको सरकारी मदद मिले पहुँचे, सरकार इसके प्रति संवेदनशील है। सरकार भविष्य में विचार करेगी, इसलिए माननीय सदस्य को हम आश्वस्त करते हैं कि पद्म अवार्डी निश्चित रूप से जो बिहार के रहने वाले हैं वो बिहार का सम्मान बढ़ाते हैं, सरकार भी उनका सम्मान करेगी। ठीक, सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के प्रति हम आभार इसलिए व्यक्त करते हैं कि आपने विचारणीय भी बताया, संवेदनशील भी बताया। आपने भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में संवाद भी हुआ है। हम केवल यह कहना चाहते हैं कि गुमनाम चेहरा है, असाधारण काम है। ये सदन उच्च सदन है सभापति महोदय, हम लोग इस बात के लिए गौरवान्वित हैं कि बिहार में ऐसे लोगों को भी पद्मश्री और पद्म भूषण मिला है। और ये वर्तमान में एनडीए की सरकार जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है, नेपथ्य से निष्काम कर्मयोगी, ऐसे लोगों को भी पुरस्कार मिला सभापति महोदय कि जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर पर कर रहा हूं, हल्धर नाग उड़ीसा के थे, लोक कवि थे, दिल्ली आने के लिए उनके पास पैसे तक नहीं थे सभापति महोदय। सभापति महोदय, तेलंगाना के दरश्याम मुंगलिया मजदूरी करते पाए जाने के बाद उनको वहां की व्यवस्था, आज के तिथि में रांची में पद्मश्री साइमन ओरांव बीमारी और आर्थिक तंगी की खबर से आज भी पैरालिसिस के वो शिकार है, कोई सहायता उनको नहीं मिल रही है। हम केवल अनुरोध यही कर रहे हैं, बिहार में ऐसे पद्मश्री सम्मानित लोग हैं जिनकी नियमित मासिक आय 5,000 रुपया से भी कम है सभापति महोदय। तो माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है, संवेदनशीलता दिखाई है और ज्ञान की भूमि यह है, इसलिए हमारी अपेक्षा है कि जरूर माननीय मंत्री जी अपने आश्वासन पर एक नीति तय करके पद्म अवार्डियों का सम्मान बिहार का सम्मान है। माननीय मंत्री जी ने कब अस्वीकार किया? थोड़ा जल्दी हो जाए लोग। ये तो कहा कि इस पर विचार होगा और बात भी हुई थी आज, इसलिए माननीय डॉक्टर अजय कुमार सिंह महोदय, उत्तर नहीं आया है। पढ़ा हुआ मान लिया जाए, उत्तर आया नहीं। हाँ, पढ़ा हुआ तो मान लिया गया। नगर विकास से उत्तर। सभापति महोदय, सहरसा नगर निगम क्षेत्रांतर्गत मुख्य सड़कों की चौड़ाई कम रहने के कारण कि जाम की समस्या से निदान हेतु जिला प्रशासन के सहयोग से शहर के सभी मुख्य अतिक्रमित सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु अभियान चलाया जा रहा है महोदय। उक्त अभियान के तहत शहर के कई शहरों को अतिक्रमण मुक्त किया गया है एवं अभियान लगातार जारी है महोदय। एक बात और महोदय, माननीय महोदय के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा
कि जाम की समस्या से मुक्ति के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है वो निश्चय ही सराहनीय है, लेकिन उसमें जो खुदरा विक्रेता रेहड़ी वाले जो उजरे हैं, सहरसा में इसके लिए वेंडिंग जोन की व्यवस्था की जाए। सुपरमार्केट एक बड़ा एरिया है जो खाली भी है, वहाँ अगर उनको बसाने की कृपा हो जाती तो वो गरीब लोग, जो लाचार लोग, छोटे मोटे फुटपाथी दुकानदार हैं, उनके लिए उन पर बड़ी कृपा हो जाती है। तो माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह होगा जी कि इस आशय का में कुछ निर्णय दें और कुछ आश्वासन दें। सभापति महोदय, इनका ध्यानाकर्षण अतिक्रमण से है और ये जो अलग विषय चिंता जाहिर कर रहे हैं, अतिक्रमण भी हटा रहे हैं और अगले के प्रति जो हमदर्दी दिखा रहे हैं तो उसका अलग से प्रश्न लाएंगे तो विभाग उस पर जवाब देगी महोदय। ठीक। माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार, हाँ, ये पढ़ा हुआ मांग लिया गया है। पढ़ा हुआ मान लिया गया है। हाँ, तो माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि ये जो मामला है इस सदन के एक सदस्य का है और जब इस सदन के सदस्य के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोगों के लिए, सबके लिए ये चिंतनीय है। तो माननीय सभापति जी महोदय से आग्रह है कि इसमें संरक्षण आपका चाहिए और जिस सदस्य का एक है उनको भी सर 2 मिनट अपने पक्ष को रखने का मौका दें, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। हाँ, जवाब आ गया है। जवाब आ जाने दीजिए तब। सभापति महोदय, ध्यानाकर्षण में जितने माननीय सदस्य ने, लगभग 18 माननीय सदस्य का हस्ताक्षर है, तो इसकी गंभीरता झलक रही है महोदय। और माननीय सदस्य ने जो प्रश्न दिए हैं महोदय, समाहर्ता मुंगेर के प्रतिवेदन के अनुसार वस्तु स्थिति यह है कि आवेदक डॉक्टर समीर कुमार सिंह का ऑनलाइन के माध्यम से टेटिया बम्बर के देवरिया मौजा थाना नंबर 398 खाता संख्या 3 खेसरा संख्या 46 जमाबंदी संख्या 20736300055384 एवं रकबा 76 डिसमिल तथा जमाबंदी संख्या महोदय 207363000555A385 रकबा 8 डिसमिल रहती भूमि की मापी से संबंधित आवेदन प्राप्त है, जिसका वाद संख्या 147/2526 148/2526 है। उक्त प्राप्त आवेदन के आलोक में मापी की तिथि दिनांक 12/1/2026 को निर्धारित की गई थी। माफी संख्या 147/2526 तथा 148/2526 के विरुद्ध श्री राम निवास सिंह के द्वारा अंचल कार्यालय को आपत्ति प्राप्त हुई, जिसकी सुनवाई कर पुनः माफी की तिथि 27/1/2026 को निर्धारित की गई। उक्त तिथि को माफी स्थल पर विवाद हो जाने के कारण माफी नहीं की जा सकी। उक्त भूमि की माफी हेतु अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश संख्या 349 दिनांक 20/2/2026 से दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता के ज्ञापन 90 दिनांक 20/2/2026 द्वारा माफी हेतु अमीन की प्रतिनियुक्ति करते हुए माफी की तिथि 23/2/2026 को निर्धारित की गई। महोदय, दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की उपस्थिति में दिनांक 23/2/2026 को अंचल अमीन से उक्त भूमि की माफी कराई गई तथा भू स्थल को चिन्हित कर दिया गया है। महोदय, जाकर नापी किया, नापी करने के बाद जो इंगित किया, खुट्टा गाड़ा, जो गाड़ा, वो सब उठाकर वो फेंक दिया और माननीय सदस्य को कहता है कि 28 तारीख क्रॉस कर जाने दो, उसके बाद आपसे हिसाब किताब करेंगे। क्या इस लोकतंत्र में जो विपक्ष के पार्टी है उसमें नाम आया है? अब तो मेरा कहना है कि समीर जी ही पूरी बात को रखें, उसके बाद जिसको रखना। सबसे पहले
जो माननीय 18 सदस्यों ने इस संबंध में ध्यानाकर्षण लाने का काम किया है, हम सबके प्रति आभारी हैं। और सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ध्यानाकर्षण के आलोक में नापी संपन्न करा दिया। मैं सिर्फ ये जानकारी देना चाहता हूं कि 27 तारीख को नापी की तिथि जब तय की गई, दो बार 3 बार कैंसिल किया गया आपत्ति के कारण, हमने सारा दस्तावेज मुख्यालय में भी, कलेक्टर साहब को भी और स्थानीय पदाधिकारी को भी सुपुर्द कर दिया कि अगर हम में कोई त्रुटि हो तो हम पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर त्रुटि नहीं है तो शीघ्रता में ये सब काम संपादन होना चाहिए। हजूर, सिर्फ एक बात अगर समय हमको दिया जाए तो हम बता देना चाहते हैं कि मामला क्या है और भू माफिया लोगों का क्या इरादा है। 1948 में 4 बीघा जमीन गंगटा मोड़ एक जगह है, वहां पर खरीदारी हुई। नहीं, उससे जब तक नहीं बताएंगे तो सरकार के संज्ञान में सब बात आना चाहिए कि आखिर, हाँ ठीक है। तो 27 तारीख को जो नापी हुई उसमें अमीन ने प्रतिवेदन दिया कि हमारा फीता तोड़ा गया, नापी से रोका गया और स्वाभाविक रूप से सरकारी काम में बाधा डालने के लिए जो मुकदमा दायर होना चाहिए था, आखिर किस कारण से नहीं हुआ। उसके बाद फिर जो है सो जांच हुई। फिर जांच के बाद हम लोग माननीय डिप्टी सीएम साहब के साथ आवेदन दिया, आप लोग ने ध्यानाकर्षण लाया। उसके बाद फिर 23 तारीख को नापी की तिथि तय हुई। हम लोग सदन छोड़ के नापी के लिए जाना पड़ा। उस दिन भी भारी विरोध के बाद नापी की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो अराजक तत्व वही लोग जो लोग 27 तारीख को अराजकता किए थे, वही लोग 23 तारीख को आकर के रेवेन्यू ऑफिसर विकास कुमार को और आपका अमीन का जोरी था, सब लोगों को गाली गलौज किया, नापी करने से रोका। लेकिन हम समझते हैं कि पुलिस प्रशासन जो थी, पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनी रही और 27 तारीख को भी पुलिस प्रशासन ने मदद नहीं किया और 23 तारीख को भी मदद नहीं किया। इन जो राजस्व के जो भी महकमा के लोग हैं, इन लोगों को धमकी दिया किसी बड़े नेता का नाम लेकर के कि हम लोग उनके आदमी हैं, अगर करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। लेकिन राजस्व अधिकारी पर आपका जो अभियान है उसका असर है, इसके कारण वो लोग जान हथेली पर लेकर के नापी कराया और नापी जैसे हुई तो अमीन का मोटरसाइकिल रोक करके गाली गलौज किया और यहाँ तक कि हत्या करने की भी उसको धमकी दी गई। लेकिन वो साहसी था, वो किसी तरह वहाँ से निकल गया, पुलिस ने सुरक्षा प्रदान नहीं किया। आज भी सुबह सुबह हमारे एक व्यक्ति जो हमारे शुभचिंतक हैं, उनके घर पर जाके कहा कि समीर बाबू नापी तो करा लिए, 1 महीना के बाद वो नापी जमीन पर कब्जा लेने के लिए जिंदा रहेंगे तब तो जब इतना बड़ा साहसिक, ये गंभीर प्रश्न है। और हमारे ये सब जब सुनते हैं, परिवार के लोग भी जब सुनते हैं तो कहते हैं कि छोड़ दीजिए जमीन, इतना दान की है, सरकारें को दे दीजिए, लेकिन जान से बेहतर जमीन नहीं है। तो ये परिस्थिति जब ठीक है, जब एक तरफ हो रहा है कि सुशासन का राज चल रहा है, हमने कोई गैर वाजिब और उस जमीन की एक नहीं दर्जनों बार जांच किया गया है, दर्जनों बार हमने कागज दिया है और हर बार कहा है कि जो हमारा 84 डिसमिल है उसके में हम 85 पर नहीं काबिज होना चाहते हैं। तो सिर्फ हमसे हुजूर, हम सिर्फ ये हम मानना चाहते थे कि नापी कर दिया, उन्होंने चिन्हित कर दिया तो वहां पर सरकारी पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी के सामने उसकी घेराबंदी हो जाती और एफआईआर जो है सो जब तक नहीं होगा हुजूर, तब तक ऐसे तत्व का मन बढ़ता चला जाएगा। सभापति महोदय, मैं सरकार की ओर से ये आश्वस्त करता हूं महोदय कि कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कानून का राज हर हाल में स्थापित होगा महोदय, और जिसने भी कानून तोड़ा है उस पर कार्रवाई होगी। मैं प्रधान सचिव, अपने विभाग के प्रधान सचिव से हम उसकी जांच करवाएंगे महोदय, अपर सचिव को भेज करके, और वहां के डीएम, वहां के कमिश्नर, ये पूरी प्रक्रिया का रिपोर्ट 10 दिन के अंदर वहां से मंगाएंगे। और महोदय, मैं जानकारी आपको दे दूं कि सभी माननीय सदस्यों का जो विश्वास और स्नेह है महोदय, काम विभाग मुस्तैदी से कर रहा है। एक संयोग नहीं हो सकता महोदय कि तुरंत अंचलाधिकारी का हड़ताल, उसके बाद
कोई प्रमोशन के लिए हड़ताल कर रहा है, कोई वेतन बढ़ाने के लिए हड़ताल कर रहा है महोदय। हमने आश्वस्त किया है कर्मचारियों, राजस्व कर्मचारियों को भी महोदय कि आपका उचित मांग जो पहले से हमारे माननीय विभाग के पदाधिकारी या जो भी आपके समझौता किए हैं, हम लोग सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। उसके बाद भी अगर ये लोग आपस नहीं आ रहे हैं, जिससे कि कई काम बाधित हो रहे हैं और कई ऐसे पीड़ित लोग के दर्द का निदान हम लोग चाह करके नहीं कर पा रहे हैं महोदय, उसकी समाधान के लिए हम बढ़ रहे हैं। और हमने विभाग को कहे हैं, प्रधान सचिव को, कि सख्ती के साथ इस तरह के मानसिकता का जो बिहार में अराजकता और भूमि विवाद के नाम पर सामाजिक तनाव पैदा करना चाहता है, ये किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर ई माफी कार्यक्रम की समीक्षा के क्रम में माफी अनावश्यक विलंब को रोकने हेतु व्यवस्था की गई है। 14 दिन के अंदर माफी पूर्ण करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है महोदय। और विभाग में 15 सदस्य का उड़नदस्ता गठित है, जो स्थल जांच करके सिद्ध प्रतिवेदन देंगे और उनसे भी रिपोर्ट मंगाया जाएगा महोदय। अगर जो इस तरह से अराजकता पैदा किए हैं तो कितनी भी पहुंच के होंगे महोदय, मेरे रहते उस पर हर हाल में कार्रवाई होगा, कोई शक्ति नहीं बचाएगा। और तत्काल माफी का जांच कमिश्नर मुंगेर के द्वारा अपर सचिव से हम लोग करवा देते हैं। और इनकी जहां तक रह गया जान मारने की धमकी, तो आप लिख करके दें, सरकार कानून का राज स्थापित करेगा, सुरक्षा आपको मुहैया कराई जाएगी। और जो भी इस तरह के खेल खेलते हैं वैसे लोगों पर पूरी सख्ती से कार्रवाई होगी। ठीक, अब एक तो बाकी है, सुनिए ना, अब हो गया, एक तो बाकी है अशोक कुमार का। हम लोग 18 आदमी में हम भी एक दस्तखत है, देखते हैं कि इसका रिजल्ट कब आता है। हम उम्मीद करते हैं कि समीर जी को, अरे आप भी कानून का राज होगा तो हमको लगता है मंत्री जी को जवाब हो गया। एक बस एक रह गया है माननीय पर्यटन मंत्री अशोक कुमार का। मंत्री जी के, अशोक कुमार जी का है, अब दूसरा नहीं। मंत्री जी पे कोई पर हो गया। बिहार राज्य सभापति महोदय, बिहार राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, विरासतों तथा धार्मिक पर्यटन स्थलों के फलस्वरूप पर्यटन मानचित्र पर विशिष्ट पहचान बना चुका है। पर्यटन विभाग बिहार सरकार द्वारा राज्य में आने वाले पर्यटकों की सुविधा हेतु निरंतर विभिन्न जिलों में अवस्थित पर्यटन स्थलों पर आधारभूत संरचनाओं का निर्माण एवं पर्यटकीय विकास से संबंधित योजना का कार्य कराया जा रहा है। नवादा जिला अंतर्गत सेखो देवरा आश्रम, जयप्रकाश नारायण की कर्मस्थली में भी पर्यटकीय विकास एवं आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु पर्यटन विभाग बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में 2,99,00,000 रुपये की योजना स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत योजना के अंतर्गत म्यूजियम सह गेस्ट हाउस का निर्माण, शौचालय, पीसीसी रोड का निर्माण, कार पार्किंग, स्थलीय विकास, घाट, सोलर लाइट, सिग्नेज, लैंडस्केपिंग इत्यादि कार्य कराया गया है। योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के माध्यम से कराया गया है। हो गया। माननीय सदस्य द्वारा इस संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है। इस आलोक में विभागीय पत्रांक 712 दिनांक 20/2/2026 द्वारा जिला पदाधिकारी नवादा से उक्त स्थल पर बने उपरोक्त वर्णित संरचनाओं की अद्यतन स्थिति के संबंध में एक स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ठीक, अब सदन की कार्रवाई 2:35 तक के लिए स्थगित की जाती है। हो गया।